हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हम लोग पिछले क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और सॉलिड स्टेट के कुछ लेक्चर्स में लेक्चर 6 तक हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन लास्ट हम लोग देख रहे थे। जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग पढ़े थे ब्रैग्स इक्वेशन पढ़े थे, एक्सरेज डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। ये बेसिकली एनसीईआरटी का कंटेंट एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। इस कारण से हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, काइंड ऑफ पैकिंग। पैकिंग कैसे होता है हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा इस बात को समझो। पैकिंग का मतलब क्या हुआ, हमने देखा था क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल सिस्टम का बना था। क्रिस्टल सिस्टम बने हुए थे यूनिट सेल के। यूनिट सेल बना हुआ था एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का। तो ये एटम, मॉलिक्यूल और आयंस जो हमारे हैं, ये कैसे अरेंज हुए, इन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है ये कैसे अरेंज हो रहे हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है, कैसे ये अरेंज होंगे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसा होगा कि सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। इसी पैकिंग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अभी आगे बढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पैकिंग कैसे होगा, एटम एक दूसरे से कैसे क्लोज आएंगे और एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे अरेंज होंगे। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, बात हमारे पास आएगा काइंड ऑफ पैकिंग। अब पैकिंग को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम, जो भी एटम्स हम मान लेते हैं। हम इसको समझाने के लिए हम तुमको क्या करते हैं, थोड़ा सा समझो इसको। इस बात को पहले हम समझाते हैं दूसरे तरीके से, थोड़ा समझना। हम क्या करते हैं कि आइडेंटिकल मतलब सेम साइज का बॉल ले लेते हैं, क्रिकेट बॉल, ठीक है। ढेर सारा क्रिकेट बॉल ले लेते हैं, गोला गोला ढेर सारा क्रिकेट बॉल हमने ले लिया सेम साइज का, और उस क्रिकेट बॉल को हम अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनना और समझना गौर से। हमने क्या किया, ढेर सारे आइडेंटिकल क्रिकेट बॉल्स ले लिए और उन क्रिकेट बॉल्स को हम अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। अरेंज करने के लिए हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कार्टून ले लिए। कार्टून तो समझता है ना, कार्टून मतलब तुम लोग नहीं रहे, वो वाला कार्टून समझ रहा है ना। नहीं तो जैसे ही अपना रेंज का चीज आता है तो तुम लोग तराक से अपना रेंज धर लेते हैं, अच्छा अच्छा हम लोग आइए हैं। नहीं, अभी कार्टून का मतलब समझेगा वो वाला, है ना, जिसमें हमको अरेंज करना है बॉल को। तो देखो हमने क्या किया, समझना इस बात को, ये समझ जाओगे तुमको पैकिंग समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कार्टून ले लिया, क्लियर है, और इस कार्टून में हम बॉल्स को लेके अरेंज कर रहे हैं। तो देखो हमने आइडेंटिकल बॉल्स लिया, सब आइडेंटिकल, समझेगा कि सब सेम साइज का है, एज्यूम कर लेगा, ठीक ना, बढ़ाएगा नहीं कि सर ये छोट बड़ लग रहा है, नहीं, ये मान लेगा। लेट अस सपोज दैट सारे एटम सेम है। हमने क्या किया, एक कार्टून ले लिया, इतना एक बड़ा सा कार्टून था और कार्टून को लेके रख लिए। अब उस कार्टून में हमने बॉल लिया और बॉल को इसके अंदर हम अरेंज कर रहे हैं। तो कार्टून में हमने बॉल लेके 1 2 3 4 5 एक हमने रो बना दिया। रो का मतलब एक लाइन में हम अरेंज कर दिए, 1 रो में हमने पैक कर दिया। तो एक रो का मतलब हुआ एक एक्सिस के एलोंग इसको हमने अरेंज किया है। तो एक एक्सिस के एलोंग पैकिंग को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग। क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या हुआ, एक ही लेयर में, एक ही मतलब लेयर कर रहे, एक रो में, एक पंक्ति में कतारबद्ध होकर सबको हमने अरेंज कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग। समझते चलना। तो हमने एक ले लिया, हमने क्या, तो हमने ले लिया एक बॉक्स। बॉक्स में पहले हमने अरेंज कर दिया किसको, तो हमने अरेंज किया बॉल को, पहले एक लेयर बना दिया। फिर क्या किए कि उसी को एक रो जो बनाए उसी तरह का रो हमने बार बार रिपीट कर दिया और रिपीट करके इसके अंदर इसको हमने पैक कर दिया। गौर करना और समझना। तो नीचे जब हम पैक करेंगे तो एक लेयर प्रोड्यूस हो गया, एक लेयर बन गया। पूरा नीचे जो था वो
एक लेयर हमारे पास हो गया, पूरे बॉक्स में एक लेयर हमने बना दिया एटम्स का। सबको बात समझ में आ रहा है? तो ये जो लेयर बना, तो थोड़ा गौर करो। अब ये देखो, ये मान लो एक एक्सिस था, एक्स एक्सिस, और ये हो गया मान लो वाई एक्सिस। तो एक एक्सिस इधर, तो एक रो में अरेंज होता तो 1D पैकिंग, एक रो इधर और एक रो इधर आ गया, मतलब एक एक्सिस और दो एक्सिस के अलोंग पैकिंग हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग। सबको बात समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल पैकिंग बोलेंगे। बॉल को लिए और बॉल को हमने एक रो में अरेंज कर दिया, एक लाइन में, तो 1 डायमेंशनल पैकिंग। दिस इज 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग। तो 1D पैकिंग को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 1D पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग को हम बोलेंगे 1 रो पैकिंग, एक रो में पैक हुआ। इसके बाद इधर आ गए तो ये कौन सा हो गया? 2D पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? 2D पैकिंग। मतलब 2 डायमेंशनल पैकिंग, मतलब एक लेयर बना दिए नीचे। सो यूनिलेयर पैकिंग, 1 लेयर्ड पैकिंग इज कॉल्ड 2D पैकिंग। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है? फिर क्या किए समझो। तो वो कार्टून, अब हम किधर जाएंगे? हाइट में एक लेयर बन गया। अब वैसा ही लेयर उसके ऊपर हम रिपीट करते हुए चले गए ऊपर की तरफ और पूरा कार्टून को भर दिए। तो देखो अगला क्या हुआ। अब अगला किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। यह लेयर बार बार रिपीट होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ऊपर की तरफ। हम ऐसे समझा दें, एक लेयर, यही लेयर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, पूरा कार्टून पैक हो गया। तो ये इस एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पे पैकिंग हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? 3D पैकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3D पैकिंग। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो दिमाग में अब एक लाइन में इतना नहीं समझ के दिमाग में बैठा लेना। एक कतार में अरेंज करोगे बेटा, तो एक एक्सिस के लॉन्ग पैकिंग हुआ, दैट इज कॉल्ड 1 रो पैकिंग, इज कॉल्ड व्हाट? 1D पैकिंग। ठीक है। दूसरा, एक लेयर में पैक कर दिए, मतलब 2 एक्सिस के लॉन्ग पैक कर दिए, दैट इज कॉल्ड 2D पैकिंग और 1 लेयर पैकिंग, यूनिलेयर्ड पैकिंग। और हमने थर्ड इस पे चले गए हम, तो ये क्या हो गया? मल्टी लेयर। एक से ज्यादा लेयर जब अरेंज कर दिए तो तीसरे एक्सिस पे चले गए, दिस इज कॉल्ड 3D पैकिंग। सबको बात समझ में आ गया? मतलब ये जो पैकिंग जो हमारे होंगे, बेसिकली ये 3 तरह के होंगे। 3D पैकिंग मतलब हमारा ये 3 तरह का होगा। पहला हो गया 1D पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग। फिर हमारे पास होगा 2 डायमेंशनल पैकिंग, और उसके बाद हमारे पास होगा क्या? 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3D पैकिंग। इन तीनों पैकिंग को अगर हम समझते हैं तो गौर करो, क्या 1D पैकिंग, 2D, मतलब इसको बोलेंगे 1D पैकिंग, ये हो गया 2D पैकिंग, और ये हमारा हो गया क्या? 3D पैकिंग। ऐसे समझेंगे। तो ये 1D पैकिंग को हम लोग कह सकते हैं, ये सिंपल हम कहेंगे कि क्या है? 1 रो पैकिंग है। ये 1 रो पैकिंग ऑफ एटम्स है। सिंपल हम ऐसे कहेंगे, ये है क्या? तो 1 रो पैकिंग ऑफ एटम्स है। एटम्स को हमने क्या किया है? एक रो में अरेंज कर दिया है। मतलब एक एटम लिए और यही आइडेंटिकल एटम एक दूसरे के सामने रिपीट करते चले गए, तो यहां जो पैकिंग हुआ इसी को हम बोलेंगे 1D पैकिंग। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? जबकि 2D पैकिंग का मतलब हमने क्या कहा? तो एक इधर और एक इधर, मतलब एक लेयर। इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? 1 लेयर्ड पैकिंग है। 1 लेयर्ड पैकिंग, एक लेयर में पैकिंग होगा, तो इसको हम बोलेंगे 1 लेयर्ड पैकिंग। एक लेयर में पैकिंग हुआ, एक रो, मतलब इसमें क्या हुआ? एक रो बनाए और वैसा ही रो एक दूसरे के नीचे रिपीट करते चले गए। तो रो के रिपीट करने से क्या बनेगा? तो लेयर बनेगा, और लेयर से जो पैकिंग होगा 1 लेयर पैकिंग, इसको बोलेंगे 2D पैकिंग। और ये जो 2D पैकिंग होगा ये हमारे 2 तरह के होंगे, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये 2 तरह के होंगे। पहला होगा हमारा स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा हमारे पास होगा हेक्सागोनल पैकिंग बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल पैकिंग। जबकि 3D पैकिंग किसको बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे, ये क्या है? मल्टी लेयर पैकिंग हो गया। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर्ड पैकिंग।
मल्टी लेयर्ड पैकिंग ऑफ एटम है, ये पैकिंग ऑफ एटम्स है। एटम्स जब मल्टी लेयर मतलब ये लेयर और यह लेयर जब रिपीट हुआ एक दूसरे के ऊपर तो इसको हम बोलेंगे मल्टी लेयर्ड पैकिंग बोलेंगे। और यह जो पैकिंग होगा ये पैकिंग भी हमारा 3 तरह का होगा, 3 काइंड। इसको ये हमारे कितने तरह के होंगे, 3 तरह के होंगे ये भी पैकिंग। पहला पैकिंग इसमें हमारा जो होगा इसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। मतलब पहला है यह है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलेंगे, SCP। दूसरा पैकिंग हमारा जो है ये है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग बोलेंगे इसको, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। क्लियर है। तीसरा पैकिंग हमारे पास जो होगा ये हमारा होगा हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं BCP बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तीसरा पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको हम बोलेंगे HCP। क्या बोलेंगे, SCP। ठीक है। पहला हो गया सिंपल क्यूबिक पैकिंग, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, तीसरा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और चौथा हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP मतलब वो नहीं पी रहे, CCP बोतल पी नहीं, CCP मतलब क्यूबिक, अभी बिहार में इसे भी बंद है, समझ रहा है ना सब। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब CCP मतलब फीलिंग नहीं लाएगा, है ना। तो फीलिंग में कहेगी तो नहीं तेज है ये, समझाना पड़ता है कि नहीं। तो देखो ये बात हम समझ पा रहे हैं। हमारा जो पैकिंग है, पैकिंग 3 तरह का हो गया। 1 डायमेंशनल, एक रो में अरेंज किए एटम को, 1 रो पैकिंग इज कॉल्ड 1D पैकिंग। 2 मतलब मल्टी लेयर्ड पैकिंग हो गया, वो 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गया। और 1 लेयर्ड पैकिंग जो हो गया वो हमारा हो गया 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल होगा स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल। देखो इन दोनों में अंतर है, यह है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जहां क्लोज वर्ड लग गया मतलब वो मल्टी लेयर्ड है। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल पैकिंग है। तो हेक्सागोनल पैकिंग 2D पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों वर्ड अलग अलग है। हेक्सागोनल पैकिंग 2D पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो हमारा हो गया HCP, वो हमारा 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गया। बात सबको समझ में आ गया। 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। यहां तक सबको क्लियर है। तो आशा करते हैं कि ये पहला बात हम ये समझने में कैपेबल रहे कि ये पैकिंग कितने तरह का होता है और ये पैकिंग होता कैसे है। सिंपल, एक हम आइडेंटिकल बॉल्स ले लें, उसको एक रो में अरेंज कर दिए, 1D पैकिंग। एक रो, उसी रो को एक दूसरे के नीचे रिपीट करके एक लेयर बना दिए, एक लेयर में बना दिए तो 2D पैकिंग। और वही लेयर भी बार बार एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो गया, मल्टी लेयर्ड पैकिंग हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग। क्लियर हो गया बात, सबको बात समझ में आ रहा है। तो चलो ये 1D पैकिंग तो क्लियर ही हो गया, तो 1 रो में पैकिंग है। बात यहाँ पे आएगी स्क्वायर पैकिंग, हेक्सागोनल और इन सब पैकिंग्स की, तो 1 by 1 हम सबकी बात करेंगे। क्लियर हो गया बात सबको। देखो इस पैकिंग में 1D पैकिंग तो क्लियर था, अब 2D पैकिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्क्वायर पैकिंग और दूसरा था हेक्सागोनल पैकिंग। तो समझो इसको, स्क्वायर पैकिंग में क्या कहता है। सो देखो हमने क्या किया, आइडेंटिकल बॉल्स ले लिया, समझना इसको। अब हमने आइडेंटिकल बॉल्स को अरेंज करके एक रो बना दिया, मतलब बॉल्स आर ट्रीटेड एज एटम्स। हम यहाँ बॉल एटम की तरह ट्रीट कर रहे हैं बॉल को, ठीक है। तो बॉल का मतलब हम यहाँ एटम समझेंगे, हम समझाने के लिए आसान कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन बॉल्स को अरेंज कर दिया। पहले एक रो में हमने अरेंज कर दिया, क्लियर है, एक रो बना दिया। अब क्या करेंगे, सेम रो, ये एटम्स हमारे हैं, एटम्स के रो हो गए। सेम रो ऑफ एटम्स आर रिपीटेड ओवर ईच अदर। समझ में आ रहा है बात। हमने पहले एक रो बनाया और इसी रो को बार बार एक दूसरे के नीचे रिपीट कर दिए। ये देखो हमने एक रो बनाया एटम्स का
और यही रो एटम्स का हमने एक दूसरे के नीचे हमने रिपीट कर दिया, तो इसके रिपीट करने से जो पैकिंग प्रोड्यूस होगा, इसी पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पैकिंग कहेंगे। सबको बात समझ में आ गया? अब देखो ये सेम रो का मतलब समझ रहे हैं, सबका देखो न्यूक्लियस सेंटर जो है एक दूसरे के सामने लाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक रो था, ये सिंपल रो, और सेम रो को एक दूसरे के नीचे रिपीट कर दिए। मतलब इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग हम कह सकते हैं, काइंड ऑफ पैकिंग आइडेंटिकल रो ऑफ एटम, आइडेंटिकल रो ऑफ एटम्स are arranged over each other, एक दूसरे के ऊपर हमने अरेंज कर दिया, तो यहां जो पैकिंग प्रोड्यूस होगा उस पैकिंग को हम स्क्वायर पैकिंग कहेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है बात? अब थोड़ा समझो, हम इस पैकिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको, अब इसका यूनिट सेल क्या होगा, तो हम थोड़ा इसको कट करके समझाते हैं। देखो, तो अपने पास दो तरह का ऑप्शन है कट करने का। या तो अगर हम इसको ऐसे कट कर लें, देखो समझने के लिए हम यहां से कट कर रहे हैं, एक रो हमने यहां से कट कर लिया, या तो ऐसे कट करें, या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कट करने का तरीका एक और होगा, इस रो को कट करने का तरीका एक हमारा ये भी होगा, ये हो गया। क्लियर है बात? समझो इसको, ये रो दो तरह से हम काट सकते हैं, तो ये भी है ये भी है, दोनों बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसको अगर हम बाहर करें तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके यूनिट सेल स्क्वायर पैकिंग के जो यूनिट सेल हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस पैकिंग को समझने के लिए हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। ये दोनों पैकिंग जो है वो सेम पैकिंग है, एक तरह का पैकिंग है, इसमें कोई ज़्यादा इशू हमारे पास नहीं है। ये पैकिंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे पैक किया जाए या ऐसे पैक किया जाए, ये हो गया यूनिट सेल ऑफ स्क्वायर। इसको हम फिगर जो है, फिगर शोइंग स्क्वायर यूनिट सेल, शोइंग ये स्क्वायर यूनिट सेल, ये स्क्वायर यूनिट सेल का ये साइज ये हो गया, ठीक है बात। या तो ऐसे या ऐसे, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे ऐसे देखने में अलग दिख रहा होगा, 1 2 3 4 एटम, यहाँ 1 2 3 4 5 एटम दिख रहा है, तो अलग अलग दिख रहा होगा, नहीं, दोनों देखने में अलग अलग है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि एक ही जगह से कट किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये हमारा जो पैकिंग हो गया, ये हमारा कौन सा पैकिंग है बेटा? स्क्वायर पैकिंग है। पहला बात हम ये समझ पा रहे हैं। अच्छा एक बात और, यहां अगर तुम थोड़ा सा पैकिंग को देखो तो यहां एक एटम, ये जो अगर एटम को देखोगे तो यह एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, तो यह एटम डायरेक्टली एक एटम इधर अटैच है। अगर हम इस एटम को समझें तो एक एटम इधर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब हर एटम इस पैकिंग में अगर ऑब्जर्व करो तो हर एक एटम जो है वो 4 एटम से घिरा हुआ है, और एक एटम डायरेक्टली जितने एटम से जुड़ा रहता है उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम सिंपल कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए स्क्वायर यूनिट सेल ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग के अंदर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? वो 4 होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? कितना होगा? 4 होगा। ये बात सबको क्लियर हो गया? चलो अब हम इस पैकिंग में हम समझें, अगर हम पैक कर रहे हैं तो अगर हम स्क्वायर पैकिंग से जा रहे हैं, एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, तो कितना फ्रैक्शनल स्पेस जो है वो एटम के द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, मतलब पैकिंग इफिशियंसी। याद होगा हम लोग यूनिट सेल्स में पढ़े थे पैकिंग इफिशियंसी, ये क्या था? तो कितना फ्रैक्शनल स्पेस एटम के द्वारा यूनिट सेल का ऑक्युपाई किया गया, उसी को पैकिंग फ्रैक्शन बोले थे। तो थोड़ा सा जब हम बात इसका आ रहा है तो हम इसको एक्सप्लेन कर ही दे, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आईआईटी में 2013 या 14 के क्वेश्चन में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ
स्क्वायर पैकिंग डायरेक्ट पूछे गए थे, तो हम इस पैकिंग को थोड़ा समझा दें, गौर करना और समझना। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ स्क्वायर पैकिंग, इसका पैकिंग तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, हम दोनों से समझा देते हैं। चलो पहले हम इससे समझाते हैं। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या था? क्यूब था। 3 डायमेंशनल पैकिंग, तो वहां हम वॉल्यूम की बात करते थे, याद होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। क्यों? 3 डायमेंशनल पैकिंग है। स्पेस की बात करेंगे जब हम लोग, जब 3 डायमेंशन में होंगे तो स्पेस की बात करेंगे, और जब 2 डायमेंशन तो एक ही लेयर में चला गया, तब यहां पे हम बात एरिया की करेंगे। किसका बात करेंगे? एरिया का। तो हम यहां कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन जब हम यहां निकालेंगे तो इक्वल टू क्या हो गया? तो एरिया ऑफ ऑल एटम्स इन स्क्वायर पैकिंग बाई एरिया ऑफ स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग का जो है, स्क्वायर पैकिंग या एरिया ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन स्क्वायर यूनिट सेल से हम रिलेट कर रहे हैं, यूनिट सेल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल, सिंपल। और वहां था जब हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल 3 डायमेंशनल पैकिंग का, तो एरिया के जगह पे वॉल्यूम हो जाएगा। तो 2D रहेगा तो एरिया और 3D रहेगा तो वॉल्यूम, सिंपल, हम जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हम इससे इसको रिलेट करते हैं। चलो, तो अब हम दोनों फिगर से तुमको प्रूफ कर देंगे, ये बता देते हैं कि दोनों सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। चलो पहले इसी से चलते हैं। यहां अगर तुम गौर करो, इसमें अगर देखेंगे, हम इस फिगर से चलते हैं, हम दोनों से तुमको समझा देंगे कि दोनों बात से मैं मतलब देखने में अलग दिख रहा है। तो देखो, ये अगर हमारा है एक एटम की बात करो, थोड़ा समझना इसको गौर से। एक एटम जो है ये स्क्वायर है, ये हो गया रेडियस r और r, इसको जोड़ दो तो ये क्या हो गया a, इधर भी r और r, ये क्या हो गया a, मतलब ये a चारों साइड बराबर स्क्वायर है ये। तो पहला बात तो हम समझ गए क्या है, ये स्क्वायर है। अब थोड़ा सा इस चीज को तुम अगर गौर करो और यहां से समझो, तो एक ये यूनिट सेल एटम है, और यहां पे इसका भाग देखेंगे, इसको हम डिवाइड कर दे सेंटर से, तो अगर तुम गौर करो तो यह एटम को 4 भाग में हम डिवाइड किए। 4 भाग का कितना भाग? 4 भाग में हम जब इसको डिवाइड करते हैं, यहां से इसको समझो कि 4 भाग में हम डिवाइड किए, तो 4 भाग का 1 भाग ही इस एटम के अंदर ऑक्युपाई किया। समझ में आया बात? 1/4 मतलब 1/3 भाग बाहर हो गया। 1/4 का 2/3 मतलब जो भाग है टोटल भाग का 1 2 3, ये वाला भाग बाहर आ गया, और ये जो है 1/4 भाग ही इसके अंदर प्रेजेंट है। यूनिट सेल के अंदर इसका केवल 1 ही भाग, 4 भाग का 1 भाग इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो हम यहां पे कहेंगे, तो एरिया ऑफ ऑल एटम्स इन स्क्वायर यूनिट सेल इजकल टू, गौर करना, टोटल का एटम है बेटा इसके अंदर, तो 1 2 3 और 1 4 एटम है, टोटल एटम 4 है। और एक एटम का कितना भाग जा रहा है? 1/4। अगर मान लो ये पूरा जाता तो आधा जाता, ये जाता तो 1/3, ये खाली रहता, सारा रहता तो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे कितना जा रहा है? केवल 1 ही भाग दिख रहा है पैकिंग के अंदर, और सब तो बाहर है। तो एक एटम का 1/4 भाग गया, और इसका एरिया कितना होता है? πr²। एटम का एरिया कितना हो गया? πr²। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये कट के कितना हो गया? πr²। तो हमने एरिया ऑफ ऑल एटम्स इन स्क्वायर पैकिंग यूनिट सेल हम निकाल लिए। अब चलो, अब हम एरिया ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर तुम निकालोगे तो कितना होगा बेटा? चलो तो देखते हैं। स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट सेल का मतलब ये स्क्वायर ही है, और स्क्वायर का क्या होता है? एरिया क्या होगा? a²। और a² a का मतलब कितना होगा? a इजकल टू यहाँ 2r है, तो यहां से क्या हो गया? 2r का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4r²। कितना हो गया? 4r²। समझ में आ रही बात? तो चलो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ये एरिया ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन स्क्वायर पैकिंग कितना हो गया बेटा? πr²। और ई कितना हो गया? तो ये 4r²। r² कट गया, ये कितना हो गया? π/4।
3.14/4, इस वैल्यू का कैलकुलेशन करोगे ये आएगा 0.785, इसका वैल्यू आएगा 0.785। मतलब पैकिंग अब ये इतना है तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, कितना स्पेस ऑक्युपाई हुआ, तो इंटू 100 पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 7.785 इंटू 100, मतलब यहाँ परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, तो ये हो गया कितना 78.5%, और यहाँ से वॉइड कितना हो गया खाली, तो ये हो गया कितना 21.5%। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। कहने का मतलब ये हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर दें, एक रो बनाए, सेम रो बार बार रिपीट कर दिए, तो जो पैकिंग हुआ उसको बोलेंगे स्क्वायर पैकिंग। इसमें यूनिट सेल या तो ऐसे बना सकते या तो ऐसे बना सकते, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, हम आगे बताने वाले हैं इसके बाद। अब इस यूनिट सेल में एक एटम 4 एटम से घिरा हुआ है, तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसका पैकिंग इफिशियंसी हम निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, तो हमने यहां से निकाल दिया। तो इसका मतलब है जब स्क्वायर पैकिंग में जाएगा एटम, तो स्क्वायर पैकिंग में जाने के समय केवल और केवल कितना 21.5% स्पेस ही खाली होगा, 78.5% स्पेस एटम के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसी को अब कहोगे सर ये लेकिन अंतर दिख रहा है, देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग है, दोनों अलग है, यहाँ 1/4 लेयर 4 एटम है, यहाँ पे 5 एटम है, तो कैसे पैकिंग सेम एरिया आ जाएगा। तो हम इस चीज को, इसी बात को हम इससे भी प्रूव कर देते हैं कि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये बात सबको समझ में आया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलो, अब हम इसी को यहाँ से इस पैकिंग से थोड़ा समझा देते हैं, कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ तो अलग टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ से तो अलग आना चाहिए ना, दोनों अलग अलग यूनिट सेल हो जाएगा सर। तो चलो देख लेते हैं, ज़्यादा इशू नहीं है, चलो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये और ये कभी सटा, ये एटम सटा हुआ है नहीं, सटा होता तब R+R 2R हो जाता, तो नहीं होता। लेकिन जितना स्पेस यहाँ खाली है वहीं चारों तरफ, तो ये अगर A है तो ये भी A है, ये तो हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं वो समझो। तो हम यहाँ पे ये देखो, एटम का रेडियस तो कितना है R है, ये तो हम जानते हैं R। यहाँ से डायगोनल मिला दो, ये R, ये R, ये R और ये R, ये तो हम समझ पा रहे हैं। तो चलो यहाँ से हम कह सकते हैं ये ABCD कर देते हैं समझने के लिए। तो BD जो हो गया ये डायगोनल है, और डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, √2a इजकल टू कितना हो जाएगा R+2R+R, मतलब 4R इजकल टू √2a और R इजकल टू a/2√2। ये R निकाल लिए, ठीक है। समझने के लिए हम इसको यहाँ से निकाल लिए कि A जो हमारा है A इज इक्वल टू, इधर से इधर चला गया, मतलब 4R है ना, तो 4R A इजकल टू क्या हो जाएगा, तो A इजकल टू 4R बाई कितना हो जाएगा √2, और ये A इजकल टू कितना हो जाएगा 2√2R हो जाएगा, ये A हो गया। ये बात सबको समझ में आ गया, कितना आ गया R इजकल टू √2a बाई ये हो गया 4R इजकल टू √2a, और यहाँ से A इजकल टू इतना हो गया, A निकाल लिए, A आ गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा पैकिंग में समझते हैं और इसको गौर करते हैं। तो देखो पहला पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो इसमें भी इस एटम का कितना गया 1/4 गया, कितना गया 1/4। तो चलो यहाँ करते हैं 1/4, टोटल कितना एटम है ये वाला, सारा कुछ वही यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम तुमको समझा रहे हैं। टोटल 1 2 3 4 एटम का 1/4 गया हुआ है, तो 4 एटम इंटू 1/4 इंटू πr², इसका काम हो गया। 4 एटम का, एक एटम का 1/4 गया, तो ऐसा ऐसा 4 गो है, तो 4 का आ गया, और प्लस एक एटम कंप्लीटली अंदर है, तो प्लस क्या हो गया πr²। ये हो गया एरिया ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द स्क्वायर यूनिट सेल बाई, अब आ जाएगा क्या एरिया ऑफ स्क्वायर पैकिंग। तो देखो एरिया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर पैकिंग कितना हो जाएगा, तो ये अगर हम जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे चलो लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, ये हो गया एरिया ऑफ एटम्स इन स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल, ये हम निकाल लिए। ये 4 4 कट गया, πr² + πr²,
2 पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ से हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ यूनिट सेल ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल का एरिया निकाल लो बेटा, तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 2√2r का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8r स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब यहां से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो, तो पैकिंग फ्रैक्शन इजकल टू कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 8r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये कट के हो गया 4 पाई बाई 4, याद करो यही आया था 0.785। तो तुमको क्या दिख गया, जैसा स्ट्रक्चर देखने में अलग है लेकिन जितना पैकिंग फ्रैक्शन इसका उसका आया था 0.785, उतना ही इसका भी आ गया, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे दिखाने कंफ्यूज करने के लिए तुमको ऐसे बना दे चाहे वैसे बना दे, हमेशा पैकिंग कितना होगा, 78.5% ही पैक्ड होगा और 21.5% खाली होगा। ये बात सबको समझ में आ गया। तो स्क्वायर पैकिंग हमको समझ में आ गया। हम आशा करते हैं कि स्क्वायर पैकिंग में हमको इशू नहीं आना चाहिए। सबको बात क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? चलो अब बात आता है, इसके बाद हमारे पास अगला पैकिंग दूसरा था, कौन सा, तो ये था हमारा हेक्सागोनल पैकिंग। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। हेक्सागोनल पैकिंग समझना, इसको हेक्सागोनल पैकिंग किसको कहते हैं वो समझना। स्क्वायर पैकिंग समझ में आ गया, एक रो वही रो बार बार रिपीट हुआ, यहां समझो थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं कि आइडेंटिकल बॉल्स को हमने अरेंज कर दिया, समझना इसको। हमने एक रो बनाया, गौर से सुनना सब, एक रो बना दिया, दूसरा रो पहले रो से दूसरा रो इस तरह से स्लाइटली डिफर करेंगे कि इनके ग्रुप में जाके, जैसे दूगो बॉल लेगा, सिंपल समझो, मान लो एगो बॉल दूसरा बॉल, दूगो बॉल को अरेंज करोगे तो बीच में ही गैप आ रहा है कि नहीं, गैप आ रहा है, तो एक ऐसे ऐसे एक एटम, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, चौथा बॉल, ऐसे अरेंज करते गए और सबके बीच में गैप आता गया। ये सब गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है। तो दूसरा रो ऐसे अरेंज कर दिए कि दूसरे रो को स्लाइटली पहले रो से डिफर कर दिए कि पहले रो का जो ग्रुप है उसके अंदर दूसरे रो का जो एटम है वो जाके फिट कर जाए। समझ में आ रहा है बात? फिर पहला रो, और फिर उसके बाद हमारे पास कौन आएगा, इसके बाद फिर हमारा आएगा कौन सा, दूसरा रो, फिर हमारा कौन आएगा, पहला रो, ये आ गया हमारा, फिर हमारा कौन हो गया, ये हो गया पहला रो। मतलब एटम्स को इस तरह से अरेंज करेंगे। सबको बात समझ में आ रहा है? ये रो, पहला रो, रो 1, ये हो गया रो 1, और ये हो गया रो 2। 2 rows of atoms are slightly differs with each other, कि देखो पहला रो दूसरा रो दोनों का गैप आमने सामने पड़ा, ऐसे समझो। 2 एटम हमने यहां अरेंज किया, इसके बीच का गैप, दूसरा यही सेम रो एक और नीचे लिए, ये गैप, तो यहां भी गैप, और तीसरा जो बीच वाला जो रो है वो हम ऐसे ले लें कि ये बीच वाला रो का जो एटम है इन दोनों के ग्रुप में जाके फिट कर जाए। समझ में आ रहा है बात? अब ये पैक हो गया। तो ऐसा जब पैकिंग होगा तो इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग ये कहता है कि एटम्स आर rows of atoms are slightly differs with each other in such a way that atoms of second row fits into the groups of first row। सिंपल हम यहां लिख दिए हैं कि तुमको समझ में आ जाए ये बात। कहता है कि 2 एटम्स, देखो दोनों में अंतर, स्क्वायर पैकिंग में क्या था, एक रो बनाए और सेम रो को एक दूसरे के नीचे रिपीट किए थे। यहां स्लाइटली डिफर ऐसे कर दिए
कि इसके ग्रुप में जाके सारा एटम्स जाके फिट कर जाए, यही कहता है यहाँ। तो ऐसे पैकिंग को दोनों एक रो बनाए और जहां जहां गैप मिला उसमें दूसरा रो का एटम को फिट कर दिए, तो दो रो बीच में ये वाला कंप्लीटली फिट करता चला जाएगा। इसी पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो देखो ये यहां से कट करके निकाल देते हैं, तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये अगर हम लोग समझें, देखो इस पैकिंग को अगर हम यहीं से समझाए तो ये जो फिगर है ये तुमको दिखा रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोन की तरह दिख रहा है। तो इसी पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है? अगर रो ऑफ एटम्स एक दूसरे के नीचे डायरेक्टली रिपीट हो गया तो वो हो गया स्क्वायर पैकिंग। स्लाइटली डिफर करके ऐसे अरेंज किए कि एक के ग्रुप में दूसरा फिट कर जाए तो उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? तो चलो अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, इसमें भी अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसके बारे में हम लोग अभी बनाए, उसके यूनिट सेल को बाहर निकाले। हेक्सागोनल यूनिट सेल ये हमारा हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल, हमने यहाँ बाहर कर दिया। ये हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। अब थोड़ा सा गौर करो, इसमें देखो तो इसमें एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, तो एक एटम डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 एटम से जुड़ा है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग नॉट क्लोज, क्लोज हो गया तब तो वो 3D हो जाए। हेक्सागोनल पैकिंग इज 6, एक एटम 6 एटम से घिरा है, इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक एटम 6 एटम से घिरा है। ये बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इनका पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो चलो पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग। तो पैकिंग यहां भी वही चीज है, वन लेयर पैकिंग है और 1 लेयर पैकिंग में एरिया लेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी एक ही बात होता है, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। पीएफ मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, पीई मतलब पैकिंग इफिशियंसी, दोनों बात बराबर है। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ऑल एटम्स इन हेक्सागोनल पैकिंग बाई लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग, यही लिखेंगे। चलो अब हम इसको समझते हैं। तो पहला बात आता है एरिया ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल पैकिंग। एरिया हेक्सागोनल पैकिंग में निकाल लेते हैं। तो थोड़ा समझना, वहां याद करो ये वाला था तो कितना था, 1/4 याद होगा। तो 4 भाग में डिवाइड किए तो एक भाग में कितना, 1/4 ही गया, ये गया था। अब चलो थोड़ा यहाँ समझो, यहाँ हेक्सागोन का एंगल कितना होता है, हेक्सागोन का एंगल 120 डिग्री होता है। तो अगर हम एक एटम को अगर हम यहाँ से डिवाइड करें, समझो इसको, तो अगर हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री फिर हो गया 120 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री, मतलब कितना हुआ, 120 120 120 360। यहाँ हम लोग कैसे डिवाइड किए थे, तो ये हो गया 90 90 90 और 90 360 घूम गए। तो ये हो गया, इसका मतलब ये है कि एक एटम का कितना, एक एटम समझने के लिए हम यहाँ बनाए हैं, एक एटम का कितना जा रहा है, 1/3 भाग जा रहा है। तो चलो अब यहाँ से हम लिखेंगे, और टोटल 1 2 3 4 5 6 एटम है, तो 6 एटम टोटल है, उसमें से एक एटम का 1/3 भाग गया, ठीक है, और 1/3 इंटू क्या हो गया, πr²। एक एटम का एरिया πr², इसका 1/3 गया, और ऐसा 6 एटम प्रेजेंट है, तो इसका काम हो गया। प्लस एक एटम कंप्लीटली बीच में है, तो प्लस क्या हो जाएगा, πr²। ये बात क्लियर हो गया? तो देखो ये 3 से ही कट के क्या हो गया, 2 πr² प्लस πr² कितना हो गया,
3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस एक हेक्सागोनल पैकिंग बोल रहा है, हेक्सागोनल पैकिंग में कितना गया है? 3 पाई आर स्क्वायर एटम्स इसके अंदर पैकिंग में गए हैं। क्लियर हो गया बात? अब चलो, अब बात आता है एरिया ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करेंगे। हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करें तो देखो, चलो थोड़ा सा समझो। हेक्सागोन, ये है हेक्सागोन। अच्छा, ये एरिया r प्लस आर 2r। तो थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए यहाँ निकाल के समझाते हैं। समझना, इसको बाहर कर रहे हैं, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ निकाल के मिला रहे हैं। ये हो गया, ठीक है, यहाँ मिला देते हैं। चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, ये r प्लस आर, ये हो गया a, ये भी हो गया r, यहाँ से मिलाओगे तो ये भी r प्लस आर, r प्लस आर, r प्लस आर, r प्लस आर, सारा r प्लस आर है। ए सारे के सारे हमारे क्या हैं? सारे a हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? a हैं। और a इजकल टू क्या हो गया? 2r हो गया। a इजकल टू 2r। ये बात सबको समझ में आ गया? a इजकल टू 2r। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब हो गया अच्छा देखो, हेक्सागोन जो है, अब इस हेक्सागोन का एरिया, मतलब ये हेक्सागोन बना किसका है? तो दिख रहा है वो 3 साइड बराबर है, ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हम कह सकते हैं कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो इजकल टू लिखेंगे 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 इंटू, और जानते हैं इसका कितना होता है? √3/2 a स्क्वायर होता है। ये हमारा जो है, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? तो ये है एरिया किसका? हेक्सागोनल यूनिट सेल का। अच्छा, और ये हम अगर चलेंगे तो यहाँ से हमको कितना पता है? तो a यहाँ से चलोगे तो ये हो गया 6 इंटू √3/2 इंटू a के जगह पे 2r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? तो ये 4r। तो 4 से 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 हमारे पास हो गया। तो 4 से 4 कट के इस √3/4 होता है, √3/4 a स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो गया क्या? 2 का स्क्वायर, मतलब 4 4 4 कट के हट गया, कितना आ गया? √3r स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा? √3r स्क्वायर। तो दो बात समझ में आ गया। पहला बात, कितना एटम इसके अंदर आए, एक बार फिर रिपीट कर दें। एक एटम का ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 1/3। तो एक एटम का 1/3 गया, तो 1 2 3 4 5 6 एटम। 6 एटम में से एक जो टोटल एक एटम का 1/3, एक एटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका 1/3, और ऐसा ऐसा 6 एटम गया, तो यहाँ से निकाल लिए। और एक एटम कंप्लीट गया, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और हेक्सागोनल यूनिट सेल का 6√3r स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ से निकाल लिए। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। r, समझो इसको r, फिर यहाँ से कहीं से भी मिला दो, तो देखो ये r, तो ये r a इजकल टू कितना हो गया? 2r। तो सारे के सारे साइड्स बराबर हैं, इसके अंदर सब बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, और यहाँ से निकाल लेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया। अब यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो। तो बेटा ये आ गया कितना? 3 पाई आर स्क्वायर अपन हो गया 6√3r स्क्वायर कट गया, 3 से ही कट के हो गया π/2 √3। इसका वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 0.905 आएगा। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया? 90.5%, और परसेंटेज वॉइड कितना होगा? ये 9.5% होगा। इसका मतलब क्या है कि हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर 90.5% स्पेस जो है वो ऑक्युपाइड है एटम के द्वारा। तो स्क्वायर पैकिंग बेटर है, स्क्वायर पैकिंग बेटर है कि हेक्सागोनल पैकिंग बेटर है? तो हमारा हेक्सागोनल पैकिंग बेटर है। क्यों? क्योंकि
स्क्वायर पैकिंग में 78.5% ही ऑक्युपाइड था, 78.5% ही था, और यहाँ 90.5% है। तो जब 2D पैकिंग में तुमसे पूछा जाए ज्यादा बढ़िया पैकिंग कौन है, तो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोनल पैकिंग जो है वो बेस्ट पैकिंग है। ये बात सबको समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया बात, यहां तक सबको बात समझ में आ रहा है? गुड। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग में हमारे पास हो गया स्क्वायर पैकिंग और हमारा हो गया हेक्सागोनल पैकिंग। दोनों का पैकिंग इफिशियंसी क्या हुआ, उसमें एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, ये बात हमको समझ में आ गया। तो 2D पैकिंग में अब हम आशा करते हैं कि हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? गुड। तो इस पैकिंग को थोड़ा और क्लियरली एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो समझो थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता है यू हैव गिवन मार्बल्स ऑफ डायमीटर, एक मार्बल्स तुमको दिया गया, मार्बल का डायमीटर तुमको दे रहा है कितना, 10 mm डायमीटर का मार्बल्स तुमको दे दिया गया, और इस मार्बल्स को कहता है दे आर टू बी प्लेस सच दैट देयर सेंटर्स आर लाइंग इन ए स्क्वायर बॉन्ड बाई 4 लाइन्स ईच ऑफ लेंथ 40 mm। चलो हमने क्वेश्चन को समझते हैं। हमको कहता है कि हमने एटम्स को लिया, एक हमको कहता है कि स्क्वायर बॉन्ड एरिया है, ये कितना लेंथ है इसका, 40 mm है, 40 mm, और ये हो गया 40 mm। इसमें कहता है कि मार्बल्स को अरेंज करना है इस तरह से, गौर से क्वेश्चन को समझना, इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से इसको अरेंज करना है कि देयर सेंटर आर लाइंग इन द स्क्वायर बॉन्ड बाय 4 लाइंस, 4 लाइंस के स्क्वायर सेंटर आर लाइंग इन ए स्क्वायर बॉन्ड 4 लाइन, मतलब जो लाइंस है, लाइंस के बाहर सेंटर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? तो चलो हम अरेंज करके देखते हैं। तो एक ये मार्बल है, तो मार्बल का ये जो है मार्बल्स है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 mm, ये तो ठीक है। तो चलो अरेंज करते हैं, समझते हैं। देखो 5 समझते चलना, यहाँ पे हम अगर गौर करें तो कितना हो गया, ये हो गया 5, 15, 10, 10, 20, 5, 25, 10, 35 और 5, 40। समझना गौर से सब जो बता रहे हैं। यहाँ चलो 5, 5, 25, 35 और 5, 40। यहाँ पे भी वही हो गया, ये 2, 1, 3 और 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया। यहाँ से अगर तुम गौर करो, समझते चलना और देखना, हम तुमको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है अरेंज करने की, वही तुमको हम समझा रहे हैं। समझ लोगे इस बात को, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये है, अब तुम गौर करो तो देखो 5, 5, 10, 15, 10, 25, 10, 35 और 5, 40। ये सेंटर के बाहर एटम नहीं गया, सारे का काम हो गया। गौर करो तो ये जो पैकिंग हुआ, ये 40 इधर भी हो गया, 5, 10, 15, 25, 35 और 5, 40। पैकिंग हमारा एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, पैकिंग भी हो गया। चलो अब टोटल एटम को काउंट कर लें। अच्छा ये कैसा पैकिंग है उसको समझते हैं। पहले ये देखो, टोटल एटम को काउंट करो। तो देखो ये 1, 2, 3, 4 एटम का 1/4 गया, तो 1/4 इंटू 4, 4 एटम का 1/4 गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एटम का हाफ गया, और 3, 3, 6 और 3, 9 जो है 9 का पूरा गया। तो ये कितना हो गया, ये 6, ये हो गया 1, 7 और 9 और 7 कितना हो गया, 16। इसमें टोटल 16 एटम जो हो गया, फुल एटम जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ। हम तुमको समझा रही बात समझ में आया? सब देखो 40, 40 इधर से भी 40, इधर से भी 40, पैकिंग हो गया। एटम कोई भी सेंटर के बाहर नहीं गया, सारा पैकिंग मेरा बढ़िया है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। अच्छा ये पैकिंग और इस पैकिंग में ये कैसा पैकिंग तुमको दिख रहा है? तो देखो एक रो
और सेम रो एक दूसरे के नीचे अरेंज हुआ है, मतलब ये कौन सा पैकिंग है, ये है स्क्वायर पैकिंग जो हम बनाए। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब हम इतना नहीं सोचते, हम तुमको समझाने के लिए इतना सोचवा दिए हैं, ये हम नहीं सोचते, इसी के लिए हम पैकिंग इफिशियंसी की बात तुमको बताए थे। याद होगा पैकिंग इफिशियंसी क्यों हम बताए थे? अभी सोचो, स्क्वायर पैकिंग में कितना था, 78.5%, और हेक्सागोनल पैकिंग में बेटा कितना था, याद करो कितना था, तो वो मेरा था 90.5%। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा बढ़िया पैकिंग हेक्सागोनल का है, तो हम स्क्वायर पैकिंग सोचे थे ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तुमको समझाने के लिए बता दिए कि देखने में भी सही लग रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां तुमको क्वेश्चन अगर गौर करो तो क्वेश्चन में एक लाइन तुमको जोड़ रहा है कि सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स, ये देखो मैक्सिमम, ज्यादा। अगर सीधा कहता कि सो दैट मार्बल्स आर अरेंज तो ये भी सही है, लेकिन मैक्सिमम नंबर, तो स्क्वायर पैकिंग से ज्यादा बढ़िया कौन होगा, हेक्सागोनल पैकिंग। इस कारण से हम इस पैकिंग को सोचते ही नहीं, हम डायरेक्ट सोचते किससे, हेक्सागोनल पैकिंग से। सबको बात समझ में आ गया? तो ये नहीं सोचना है, सोचना हमको क्या है, हेक्सागोनल पैकिंग से कैसे अरेंज करें, तो हम ये समझा रहे हैं, अब समझना सब गौर से। अब यहां पे हमने ले लिया, इस पैकिंग के लिए हमने एटम्स को ले लिया, अब समझना इसको। इसमें हेक्सागोनल पैकिंग में एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ये एटम 10, 20, 30, 40 हो गया। अच्छा, स्लाइटली ऐसे अरेंज करना है कि एक के वॉइड में दूसरे, एक के ग्रुप में दूसरे का एटम जो है वो फिट करता चला जाए। इसमें देख लो, तो ये हो गया 5, 10, 15, 25, 35, 40, ये भी सही है, ठीक है, बात समझ में आ रही बात। फिर यहां से आ जाओ, ये वाला ले लो, ये पैकिंग। अब देखो हेक्सागोनल तुमको दिख रहा है कि नहीं, दो एटम के ग्रुप में तीसरा एटम जाकर फिट कर रहा है, ये पैकिंग हो गया। फिर अपने पास ये पैकिंग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा समझते चलना, ये पैकिंग तो अपने पास दिख रहा है 40, 1, 2, 3, 4, 40, 30, 5, 5, 10, 40, ये वाला तो पैकिंग मेरा सही जा रहा है। अब इशू क्या है, इधर जो हम तुमको बना रहे हैं, इसमें क्या इशू आने वाला है वो तुम समझो। अब प्रश्न ये है बेटा कि अगर ये जैसे यहां पे सब टच कर रहा है, तो आर ए दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 40, 10, 20, 30, 40। अब यहां जो रिपीट कर रहे हैं ना, ये मुश्किल है, बीच में गैप आ रहा है। यहां से यहां तक अगर तुम इसको समझो, यहां से यहां तक तो 5, चलो ये 5 है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये तो गैप आ गया, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग, मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगाएंगे, ये वाला पोजीशन हम डिटरमाइन करेंगे। ये इसको अगर हम x मान के इसको निकाल लें, तो यहां से यहां तक 5, फिर यही रिपीट करते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, तो हमको दिख जाएगा कि कितना आएगा। तो समझते हैं, पहले तो ये x निकालो। तो यहां हम गौर करते हैं, ये हो गया, ये 3 एटम ट्राइगोनली अरेंज करके निकाल लिए। देखो तो ये r, ये r, 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 तो ये हो गया क्या, a इजिकल टू 2r, ये सारा का सारा ये a, इधर a, मतलब हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया। और ये हमको, ये हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, और इसी का वैल्यू हमको चाहिए, यही ना चाहिए बेटा, यही चाहिए। तो चलो हम इसको बाइसेक्ट कर दिए, ये हो गया कितना, 60 डिग्री, ठीक है। ये x है, ये हो गया a, ये हो गया a/2, मतलब ये कितना हो गया, a का मतलब 2r, तो ये हो गया r, और ये हो गया r, ठीक है। तो हम अगर x निकालना है तो x और इसको रिलेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर चलोगे तो साइन, अगर हम लोग ये ले लो, जो मन करे किसी से भी ले सकते हो, इसके थ्रू अगर हम लोग लेके चलेंगे, इसको अगर लेके चलते हैं x साइन 60 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, x बाई क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। और साइन 60 कितना होता है, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू, इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये √3/2 इंटू क्या हो गया 2r,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 2 कैंसिल हो गया √3r, और r का मतलब हो गया 5√3। r याद होगा, यहाँ पे r कितना था, r था 5 mm, तो r हमको यहाँ पे आ रहा है कितना, 5 mm हमको आ रहा है, ये देखो r 5 है, तो 5√3 हो गया। तो ये वाला x का डिस्टेंस हो गया 5√3, ठीक है। तो चलो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस तो मेरा 40 सही है, 40 mm। अब हम थोड़ा इसके 40 mm को समझते हैं, 40 mm को, इसी को समझना है, थोड़ा सा यही चीज़ समझना है। तो ये हो गया 5, चलो तो एक नंबरिंग कर देते हैं, A B C और D कर देते हैं। तो चलो इधर हम जा रहे हैं AD को समझते हैं, AD। तो ये हो गया कितना, 5 + 5। अच्छा 5√3, तो √3 का वैल्यू कितना हो गया, तो √3 हो गया 5 × 1.732। तो ये लगभग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 8 के आसपास आएगा। तो 8 के आसपास आएगा, तो 8 चुका 32, बता 8 पॉइंट समथिंग 9 के 8 और 9 के बीच में आएगा। सिंपल समझो, 5 दूनी 10, तो 10 लगभग 9 के आसपास आएगा इसका वैल्यू, 5 × 1.732, ठीक है। वो तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, और 36 के लगभग तो 35 और 5 40, इसका मतलब है 4 बार रिपीट होगा। तो 1 1 2 2 और 1 ये 3, और एक लास्ट यहाँ पे ये रिपीट होगा 4। x ये हो गया x, ये हो गया x, और ये हो गया x। मतलब ये हुआ कि ये जो एटम्स यहाँ पे अरेंज हैं, ये एटम्स यहाँ पे भी अरेंज होंगे, 1 1 2 3 और 1 ये हो गया 4। 1 2 2 के बाद ये हो गया 3, और यहाँ से ये हमारा हो गया 4। ये जो एटम्स हमारे हैं, चारों एटम्स यहाँ पे अरेंज हो गए। देखो थोड़ा सा क्लियर समझने का ज़रूरत है, ये तुमको समझ में आ जाएगा। हम एक बार फिर रिपीट कर देंगे, हवा नहीं। चलो देखो, अब यहाँ से तुम चलो 5√3 + 5√3 + 5√3 + 5√3, 5 + 4 × 5√3, ये x है। ये वैल्यू जब निकालोगे तो लगभग ये भी हो जाएगा 40 mm। सबको बात समझ में आ गया। तो एक बार ये वाला x निकाल, ये हो गया 5 + 5√3 + 5√3 + 5√3 + 5√3, यहाँ तक जाके पैकिंग फिनिश हो गया 40। तो यहाँ तक हम ले लिए, ठीक है। अब चलो, अब हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, तो देखो क्या होगा, गौर करो। तो 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम का आधा गया, तो 1 × हाफ प्लस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एटम जो है उसका फूल गया। तो ये कट के कितना हो गया, ये हो गया 4, 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। सबको बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा सबको। इसका मतलब क्या समझे, यहाँ पे कितना एटम आया था, तो यहाँ पे हो गया 18 फुल एटम। तो इस कारण से ये वाला पैकिंग में 2 एटम एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसलिए ये वाला पैकिंग सही है, ये वाला गलत है, तो ये तो हम करते ही नहीं। तो टोटल कितने एटम्स इस पैकिंग में आ गए, ये तो मेरा क्लियर हो गया। कितना एटम आ गया, 40 mm। कैसे अरेंज किए, तो हेक्सागोनल पैकिंग में गए, और इसमें हम लोग ये आ गए, यहाँ वॉइड आ रहा था, इसके लिए हम x निकाल लिए, ये वाला डिस्टेंस x, यही हमारा x है, तो ये r हो गया, यहाँ से डिवाइड करके, और यहाँ पे फिजिक्स कर रहे हैं, मैथमेटिकल एप्लीकेशन ये लगा दिए, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, और यहाँ से निकाल लिए x का वैल्यू। x का वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दिए, ये वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे, x का वैल्यू निकाल के यहाँ से निकाल लिए, ये आ गया। अब एक क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट कर रहा है, एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। तो ये एरिया देखो, तो ये तो हो गया टोटल कितना हो गया, एटम्स हो गए, टोटल एटम्स 18 है पर यूनिट एरिया। अच्छा एरिया कितना है, तो एरिया टोटल कितना हो गया, तो ये 40 mm, 40 mm का मतलब क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एटम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में है? क्यों? आर इतना mm कहो या कह सकते हो इतना mm कहो या 5 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, तो -1 सेंटीमीटर, ये दोनों बात बराबर है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए तो हो गया 5.5, मतलब ये 5 हो गया तो 0.5 हो गया, और ये हो गया 40 mm का मतलब हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर। 40 mm, या इसको हम बोल सकते हैं 4 सेंट, समझता है तुम लोग? या देखो ये हम लोग करेंगे 4 सेंटीमीटर 40 mm, मतलब A = 40 mm कहो या 4 सेंटीमीटर कहो, बात बराबर है, क्योंकि कन्वर्सन तुमको पता है, इतना का स्क्वायर, तो ये हो गया 18, ये हो गया कितना? = 18/16 एटम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एटम 1 पॉइंट समथिंग जो भी होगा उतना एटम पर यूनिट स्क्वायर प्रेजेंट होगा। ये बात समझ में आया? तो हम इस क्वेश्चन को बताने का बस इतना ही से मतलब था कि तुम पैकिंग को समझ पाओ कि कौन सा बेटर पैकिंग है। हम ये बनाते ही नहीं, हम डायरेक्ट वहां से बनाते। तुमको समझाने के लिए हम ये बता दिए कि स्क्वायर पैकिंग से 16 ही एटम आ रहा है, और इससे इतना हम क्वेश्चन बनाने में खुद समझ सकते थे, क्योंकि इसमें 90.5% पैकिंग था, इसलिए ये बेटर पैकिंग था। तो हम क्वेश्चन जब बनाते, तो अगर हम एक्सपीरियंस है, कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो हम डायरेक्ट यहीं से मूव करके हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे, और यहीं से मूव करेंगे। इधर से देखो तो 40 40 40 जा रहा है, इधर दिक्कत था क्योंकि बीच में गैप आ रहा है, तो गैप के लिए हमने यहाँ पे x निकाल लिया, ये हो गया 5, ये हो गया x, 5√3 आया, ये लगभग 9 के बराबर है, तो 9 चौका 36, 36 और 5 41, लगभग 40 के आसपास हो जाएगा। तो 4 + 4 गो ये और +5 ये मिलके 40, तो ये भी 40, ये भी 40, टोटल 18 एटम। यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर यूनिट एरिया में टोटल एटम कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग एटम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटम्स होंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? तो हम आशा करते हैं कि हमको 2D पैकिंग अब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2D पैकिंग को हम आसानी से समझ सकते हैं। तुम इसको आसानी से अब कोरिलेट करके समझ सकते हो, और आगे हम लोग जब हम आएंगे अब इसके बाद, तो हमारे पास कौन सा आएगा? तो इसके बाद हमारे पास आएगा, मतलब ये टोटल टॉपिक्स में अगर हम जाएं, ये तो समझ पा रहे, इस क्वेश्चन के बाद मतलब ये था टोटल 2 डायमेंशनल पैकिंग और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कैसे पैकिंग होता है 2D पैकिंग में, वो हम देख रहे थे। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो अब हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग का, उसमें कैसे पैकिंग होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग में देखने के बाद, तब वॉइड्स की बात करेंगे, और फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।